इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 4 और अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना। आज इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्नों के विषय में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इसमें उत्तर है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इस पर इकाई ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1840वां गुणा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसे ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में प्रोटॉन। इस पर इकाई धन आवेश होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के समान होता है। ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में है न्यूट्रॉन। इसमें आगे न्यूट्रॉन में है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये नाभिक में पाए जाते हैं। इन्हें एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न 2, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? उत्तर, थॉम्सन के मॉडल ने परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या की, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों को इस मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्षों में त्वरित होता है। त्वरण से इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का विकर्ण होता रहेगा और वह नाभिक से टकरा जाएगा। ऐसा होता तो परमाणु एक स्थिर कण होता, परंतु यह एक स्थिर कण है। प्रश्न 4, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। इससे आगे है नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ये कक्षाएं या कोष KLMN या संख्या 1, 2, 3, 4 द्वारा दर्शाई जाती हैं। प्रश्न 4, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। उत्तर, जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन ने परमाणु के धन आवेश को त्रिभुज का लाल भाग तथा इनके बीजों को इलेक्ट्रॉनों के रूप में माना। उनके अनुसार परमाणु धनावेशित गोलों का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। नंबर 2, धन आवेश की संख्या ऋण आवेश के समान होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। थॉम्सन के मॉडल ने परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या की, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल। नंबर 1, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, इसे नाभिक कहा जाता है। नंबर 2, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नंबर 4, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। इससे आगे है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ। जो रदरफोर्ड हैं उनके जो परमाणु मॉडल है उसमें क्या कमियाँ थी? रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्षों में त्वरित होता है या होते हैं। त्वरण से इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का विकिरण होता रहेगा और वह नाभिक से टकरा जाएगा। ऐसा होता तो परमाणु एक स्थिर कण होता, परंतु यह एक स्थिर कण है। बोर का परमाणुिक मॉडल। नील्स बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। इससे आगे है प्रश्न 6। प्रश्न संख्या 6 है, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। इसमें है यहाँ पर है विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम। किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। इसमें जो n है उस कक्ष की क्रम संख्या है। n क्या चीज़ है? उस कक्ष की क्रम संख्या है। सबसे पहले नंबर 1, किसी भी कक्ष में n बराबर जब 1 है तो पहला कक्ष लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम दोबारा पढ़ते हैं, विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण नियम। किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n²। और जब हम n बराबर 1 लेते हैं, यहाँ पर जो n है ये छोटा n लेना चाहिए हमें, क्योंकि इसमें KLM और n ये यहाँ पर बड़ा n दिया गया है।
इसके लिए यहाँ पर 2n² है, यहाँ पर n का क्या है, छोटा है, तो n बराबर 1 और पहला जो कक्ष है उसको k कक्ष कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर 2n², n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 2n², 2 गुणा 1 बराबर है 2 की। इसके बाद में n बराबर 2 रखेंगे तो l कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर है 8 के। n बराबर 3 रखेंगे, यहाँ पर m कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर है 2n², 2 गुणा 3 बराबर 18 के। जब n बराबर 4 आता है, यहाँ पर हमने स्मॉल n को लेना है, कैपिटल N को नहीं लेना, तो n कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर है 2 गुणा 4 बराबर है 32 आ जाता है। बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तथा बाहरी कक्ष से पहले वाले कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सभी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्रमागत होता है। आगे हम इस सारणी में से उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर ये सारणी दी गई है, इसमें यहाँ पर 1 से लेके 18 तत्व जो है दिए गए हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, यहाँ उनको लिखना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन H है, इसका परमाणु संख्या 1 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 0 पाई जाती है, नहीं पाए जाते न्यूट्रॉन इसमें, और इलेक्ट्रॉन इसमें 1 आते हैं। तो जैसे KLMN ये इलेक्ट्रॉन का वितरण है, तो पहली कक्ष K में यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 जो है पाया जाएगा। उसके बाद हीलियम में परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, प्रोटॉनों की संख्या 2, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होगी। इसमें जो पहला कक्ष है उसमें 2n², 2 गुणा 1 इन 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाए गए हैं। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। उसमें पहले में इसमें 1 थी, यहाँ इसकी संयोजकता 2 है। लिथियम जो है परमाणु संख्या कितनी है, 3 है, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 3, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 4 है और इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 3 है। जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे K में और L में 1 आएगा। इस तरह से इसमें बाह्य कक्ष 1 है तो संयोजकता इसकी होगी 1 होगी। इस तरह से आगे लिथियम के बाद में बोरोन है, परमाणु संख्या 5 है इसकी, प्रोटॉन की संख्या 5 है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन कितने 5 हैं, तो इलेक्ट्रॉन वितरण 2 और 3, तो बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, संयोजकता इसकी 3 होगी। कार्बन C परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो K में 2 और L में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो कार्बन है इसके बाह्य कक्ष है उसमें कितने 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसलिए संयोजकता इसकी कितनी है, 4 होगी। हम इस तरह से इस सारणी में से 18 जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ सकते हैं। जैसे आर्गन है, आर्गन के अंदर इसका AR प्रतीक है, इसका 18 परमाणु संख्या है इसकी, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 18, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 22 होती है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। तो इसमें पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए और एक 8, यानी तीसरे में 8। तो इसका जो तीसरा कक्ष है यानी जो बाह्य कक्ष है वो क्या है, सबसे बाह्य कक्ष में ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आर्गन है उसका बाह्य कक्ष कंप्लीट है और इसकी जो संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी, शून्य कह सकते हैं। इसकी संयोजकता हमारे पास में शून्य होगी। तो इस तरह से ये सारणी है, हम इस सारणी का अध्ययन कर सकते हैं और ये सारणी जो है हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। इसमें सारणी 4.1 है और इसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आदि सभी दिए गए हैं और इनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहले कक्ष K, L, M और N। जैसे पहला कक्ष K है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, 3 M तीसरे में 18, इस तरह चौथे में 32। इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है सभी का हम ज्ञात कर सकते हैं। जो बाह्य कक्ष उसमें ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और बाह्य कक्ष को से जो अंदर वाला कक्ष है उसमें 18 कक्ष जो इलेक्ट्रॉन है उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। इसके बाद में आगे है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता को की परिभाषा दीजिए। हमने क्या करना है, जो सिलिकॉन है और यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्सीजन है, इसका उदाहरण देते हुए हमने संयोजकता की परिभाषा जो है ज्ञात करनी है। यहाँ पर इसको आगे है, इसमें
उत्तर, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक बढ़ाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है जितनी इलेक्ट्रॉनों की बनाने के लिए जितने संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजन शक्ति कहलाती है। दोबारा से एक बार पढ़ते हैं इसको। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजन शक्ति अर्थात संयोजकता कहलाती है। इसमें सिलिकॉन, इसकी परमाणु संख्या कितनी है 14 है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है। जो पहला कक्ष है इसमें 2 आएगा, दूसरे में 8 और तीसरे में 4। यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा, इसके लिए संयोजकता कितनी होगी 4 होगी। आगे ऑक्सीजन, इसकी परमाणु संख्या 8 है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है, इसलिए यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी 2 होगी। इससे अगला प्रश्न 8, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक समस्थानिकों के 2 उपयोग लिखिए। इसमें परमाणु संख्या, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, इसके Z के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है और कार्बन की परमाणु संख्या 6 है तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। इसमें आगे है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसे A के द्वारा दर्शाया जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। उदाहरण, ऑक्सीजन के परमाणु में 8 प्रोटॉन तथा 8 न्यूट्रॉन होते हैं और इसलिए इसका द्रव्यमान कितना होगा 16 होगा। जो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है 8 + 8 बराबर 16 के। सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका द्रव्यमान 23 होगा। सोडियम की द्रव्यमान संख्या 11 + 12 बराबर है 23 के। इसके आगे जो है समस्थानिक आता है। समस्थानिक की परिभाषा है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1S3। इनका परमाणु क्रमांक 1 अर्थात समान है तथा द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 2 3 यानी भिन्न भिन्न है। कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, C12 और C14। इनका परमाणु क्रमांक 6 तथा द्रव्यमान संख्या 12 और 14 है। इससे अगला है समस्थानिकों के उपयोग। तो इसमें यहाँ पर जो समस्थानिक हैं, समस्थानिकों के उपयोग में कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। संभारिक, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन की परमाणु संख्या 20 और 18 होती है। इन दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कैल्शियम जो है यहाँ पर C है, इसमें इसका जो परमाणु संख्या 20 है वो परमाणु भार कितना 40 है। आर्गन परमाणु संख्या 18 है, परमाणु भार कितना 40 है। इस तरह से ये था हमारा संभारिक। इससे आगे अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर आ जाता है संभारिक। सोडियम पॉजिटिव आयन के पूरी तरह से भरे हुए K और L कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो हमने इसमें यहाँ पर जो सोडियम पॉजिटिव आयन है, एक बार इसको सेट कर लेते हैं। सोडियम पॉजिटिव आयन के पूरी तरह से भरे हुए K और L कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन यहाँ पर दिखाया गया है कि जो सोडियम है इसकी परमाणु संख्या कितनी है हमारे पास में 11 है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है 11 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सोडियम का KLm, इसमें पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जो सोडियम पॉजिटिव आयन है इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी 10 होगी और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2 और 8 के। कितना होगा भाई 2 और 8 के। तो कहता है कि पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 है, दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जो सोडियम पॉजिटिव आयन है इसमें क्या कहता है सोडियम पॉजिटिव आयन के कोष में 2 तथा L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए
सोडियम पॉजिटिव आयन के पूरी तरह से भरे हुए के और एल कोष होते हैं। तो हमारा प्रश्न है, क्या कहते हैं, सोडियम पॉजिटिव आयन के पूरी तरह से भरे हुए के और एल कोष हैं, व्याख्या कीजिए। हमने ये जो हमारा आंसर है इसमें इस बात की व्याख्या करता है कि जो सोडियम पॉजिटिव आयन है उसे के और एल कोष जो है भरे हुए हैं। इसमें आगे यहाँ पर है, इससे अगला प्रश्न है, अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिक Br, इसमें परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु भार 79 है, 79 है, Br इसका संकेत है और इसकी मात्रा जो है 49.7% है, तथा इसमें ब्रोमीन का दूसरा समस्थानिक दिखाया गया है, इसमें परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु भार 81 है और इसकी मात्रा जो है 50.3% के रूप में हुई है। जो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। हमने जो ब्रोमीन परमाणु है इसका जो औसत द्रव्यमान है उसकी गणना करनी है। इसके बाद में है हमारा 10वां प्रश्न है यहाँ पर कि ब्रोमीन परमाणु है, इसके दो समस्थानिक हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसमें एक ये समस्थानिक ये है, दूसरा ये है। तो औसत द्रव्यमान कितना होगा, ये इसमें 49.7% पाया गया है। तो हम क्या करेंगे, 79 का 49.7% 7 था बटे 100 कर दिया इसका, और इधर 81 है, इसका 50.3 था बटे 100 कर दिया। तो इसको सरल करने के बाद में हमारे पास में इसका जो औसत परमाणु द्रव्यमान है 80.006 आ जाता है। कितना आ जाता है, 80.006 आ जाता है। यहाँ हमने इसको सरल किया था, सरल करने के बाद में 39.263 आया, इसको सरल करके 40.743 आया और दोनों को जोड़ दिया, ये हमें प्राप्त हुआ 80.006। इससे आगे है, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक X, यहाँ पर परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार कितना 16, और दूसरा समस्थानिक है X परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार कितना 18 है, का प्रतिशत क्या होगा। इसमें यहाँ पर इसने उसका प्रतिशत मानना है, भी इसका हमने सब प्रतिशत निकालना है। तो इसमें यहाँ पर हमने लिया, भी मान लिया नमूना है, उसमें जो पहला है समस्थानिक है जिसका परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 है, इसकी मात्रा m ले ली हमने, m प्रतिशत लिया। अब जो दूसरा किया 100 माइनस m प्रतिशत हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको 100% मान लिया, 100 में से पहला m प्रतिशत मानना, दूसरा क्या होगा 100 माइनस m प्रतिशत हो गया। तो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, भी इसकी m प्रतिशत मात्रा है, दूसरी है 100 माइनस m प्रतिशत मात्रा के फार्मूले के हिसाब से हम इसको सरल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 16 गुणा m बटे 100 के प्लस 18 गुणा 100 माइनस m बटा 100 के आएगा। अब ये यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 16.2 आ गया, तो इसको सरल करने के बाद में ये कट जाता है, 4m बटे 25 आ जाता है, और इधर से ये भी सरल हो जाता है 9 बटे 50 और 100 माइनस m, ये इसका मल्टीप्लाई है यहाँ पर। आगे इसका एलसीएम लेकर के 50 से सरल करते हैं, सरल करने के बाद में 16.2 बराबर है 900 माइनस m बटा 50 के आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 50 इधर आ जाता है और ये मल्टीप्लाई करेंगे 810 बराबर 900 माइनस m के, और m का मान जो है 90 आ जाता है, 90 आ जाता है 900 माइनस 810 के। इसलिए जो समस्थानिक है जिसका परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 है, तो कितनी प्रतिशत मात्रा है, 90% आ जाता है। कितना आ जाते हैं 90%। और दूसरे की जिसका परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 18 है की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, 10% आ जाता है। इससे अगला 12वां प्रश्न है, यदि तत्व का z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखिए। यहाँ पर हमने इसके तत्व की संयोजकता और तत्व का नाम बताना है। यहाँ पर हम देखते हैं 12वें प्रश्न का उत्तर है z बराबर 3, यानी तत्व है, परमाणु संख्या कितनी होगी 3 होगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 3 होगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2 8, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2 और 1, कितना होगा भाई 2 और 1, क्योंकि परमाणु संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या 3 है, तो 2 और 1 हो गया। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तत्व के बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए तत्व की संयोजकता कितनी होगी 1 होगी, कितनी होगी 1।
तथा तत्व का नाम कितनी है, क्या है अभी, लिथियम है। क्या चीज़ है, लिथियम, Li, इसका संकेत है Li, L बड़ा है इसमें, I छोटा है, लिथियम। अब आगे जो है यहाँ पर हम, इससे अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, यदि दो परमाणु स्पीशीज के केंद्र के संघटक नीचे दिए गए हैं, दो परमाणु स्पीशीज है, इनके केंद्र के संघटक नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर प्रोटॉन है X और Y, न्यूट्रॉन जैसे X है, इसके प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 6 हैं। Y है, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 8 है। X और Y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए, इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है। हमने इन दोनों स्पीशीज के अंदर संबंध ज्ञात करना है कि इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है। अब पहले हम यहाँ पर X स्पीशीज की द्रव्यमान संख्या लेते हैं, तो X में 6 + 6 12 U आ गया, और Y की कितनी आ गई, 6 + 8 कितनी आ गई, 14 U आ गया। अब यहाँ पर दोनों स्पीशीज की परमाणु संख्या कितनी हुई, 6 आ गई, क्यों, और इनकी द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 12 और 14 आती है। कितनी आती है अभी, 12 और 14 आती है। परमाणु संख्या दोनों की 6 है, पहले की भी 6 है, X की भी और दूसरे की परमाणु संख्या 6 है, परंतु द्रव्यमान कितने है, 12 और 14 ही। क्योंकि X और Y स्पीशीज की परमाणु संख्या समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, इसलिए क्या चीज़ है, समस्थानिक है। क्या है अभी, ये क्या चीज़ है, समस्थानिक है। आगे इसमें क्या कहता था, और इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है, ये इसमें ये संबंध जो दिखाया गया है, ये दोनों स्पीशीज हैं, ये क्या आपस में समस्थानिक हैं। तो इस तरह से ये 13वें प्रश्न का उत्तर था हमारा। और अब आगे हम 14वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखें। तो इसमें यहाँ पर J.J. थॉम्सन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्र में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। जो J.J. थॉम्सन है उसने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु केंद्र में ये क्या, फॉल्स है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। ये भी फॉल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इस पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन जो है नाभिक में पाए जाते हैं, और न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1/2000 गुना होता है। ये क्या है, सही है, ट्रू है। इससे अगला है, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। ये क्या चीज़ है, फॉल्स है। इसमें क्या है अभी, यह कथन गलत है, क्योंकि टिंचर आयोडीन एल्कोहल में साधारण आयोडीन का घोल है। जो टिंचर आयोडीन है वो एल्कोहल के अंदर साधारण आयोडीन का घोल है, इसलिए जो है यह जो कथन है गलत है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, F आएगा। क्या आएगा अभी, F। यहाँ शब्द F है, यहाँ पर ये F लिखा हुआ है, थोड़ा इधर आ जाए। प्रश्न संख्या 15, 16 और 17 में सही के सामने सही का निशान लगाना है, चिन्ह लगाना है, और गलत के सामने हमने क्रॉस का निशान लगाना है। तो सही के सामने टिक का निशान लगाना है या क्रॉस का निशान लगाना है। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग उसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। परमाणु केंद्र, क्या है भाई, परमाणु केंद्र की खोज के लिए जो रदरफोर्ड है, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग था, किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, परमाणु केंद्र की खोज के लिए उत्तरदायी था। इससे आगे है 16वां प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ये इसमें सही है, जो समस्थानिक होते हैं उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, और परमाणु द्रव्यमान भार जो है अलग कब होगा, जब न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होगी। इससे अगला है, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 8 है। कितनी है, 8 है। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है, 2, 8, 1। पहला कक्ष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 जो है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इससे अगला है हमारे पास में, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु स्पीशीज यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कितनी है, 9 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, 10 है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी, 9 और 10 को जोड़ देंगे 19, प्रोटॉनों की संख्या 9, न्यूट्रॉनों की संख्या 9, ये फ्लोरीन है। इसके बाद में है यहाँ पर परमाणु संख्या 16 दी गई है, द्रव्यमान संख्या 32 दी गई है। तो न्यूट्रॉन की संख्या 32 में 16 घटाएंगे 16 आ जाता है। प्रोटॉन की संख्या भी 16 आ जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या 16 है। इलेक्ट्रॉन भी 16 आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 16 है। तो सल्फर का है
और स्पीसीज का नाम क्या सल्फर। इसके बाद में अगला आ गया द्रव्यमान संख्या 24 और प्रोटॉन की संख्या 12। तो परमाणु की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 12 होगी, 24 में से 12 घटा दें, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगी। मैग्नीशियम क्या दिया है, मैग्नीशियम। इसके बाद द्रव्यमान संख्या 2, प्रोटॉन की संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन संख्या 1। तो यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है यहाँ पर, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 है। ये क्या है, ड्यूटीरियम। स्पीसीज का नाम क्या है, परमाणु स्पीसीज का नाम क्या है भी, ड्यूटीरियम। इसके बाद में यहाँ पर है द्रव्यमान संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0 और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 और इलेक्ट्रॉन संख्या 0। तो परमाणु संख्या कितनी होगी, 1 होगी यहाँ पर। तो ये किसका है, प्रोटियम का। किसका भाई, प्रोटियम का। इस तरह से ये एक्सरसाइज का हमारा पूरा हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे। ये सभी वीडियो हमने इस चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं। आप इस प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो देख सकते हैं।